नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश से जो है रिवीजन क्लास 10 जो है डिस्कस करेंगे। इससे पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ पर आज जो है प्रत्येक क्वेश्चन में आपको समय जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा थोड़ा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु बिलीव्स इन मनी गॉड्स। चलिए आंसर कीजिए। जो एक से अधिक गॉड्स पर बिलीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, पॉलीथिस्ट बोलते हैं, या फिर पॉलीगैमी बोलते हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट का? तो आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, वन हु बिलीव्स इन मनी गॉड्स, इसको हम बोलते हैं पॉलीथिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे पॉलीगन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉलीगन का मतलब होता है अ पिक्चर हैविंग मनी साइड्स। ठीक है, एक ऐसी पिक्चर जिसकी एक से अधिक क्या होती है, साइड्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, अ पिक्चर हैविंग मनी साइड्स। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है वन हु नोज मनी लैंग्वेजेस। ठीक है, या जो एक से अधिक लैंग्वेजेस को जानता है। ठीक है, पॉलीगैमी की बात करें तो पॉलीगैमी से आप जानती हैं, ठीक है, गैमी यानी कि मोर देन वन मैरिज, यानी कि जो एक से अधिक शादी करता है, यानी कि जो एक से अधिक शादियां करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका आंसर करेंगे, फियर ऑफ अ स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस। ठीक है, आपको बताना है फियर ऑफ स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? छोटी और बंद जगहों से जो डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोफोबिया बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, एक्रोफोबिया बोलते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस, यानी कि छोटी और बंद जगहों से जो डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं बताइए, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, छोटी और बंद जगहों से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, पायरोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों, पायरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फायर। ठीक है, आग से डर। ठीक है, एक्रोफोबिया की बात करें तो एक्रोफोबिया आप जानते हैं, फियर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई से जो डर होता है। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। आज पेन जो है दोस्तों प्रॉपर नहीं चल रहे, तो इसमें आप नोट करते हुए भी चलें। ठीक है, HEIGST। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो से आप जानती, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो फियर ऑफ वाटर। ठीक है, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्लियर है? तो चारों आपको ध्यान में रखने हैं। पायरोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ फायर, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ स्मॉल इनक्लोज प्लेस, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, और हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेजेबल। आपको दोस्तों एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है किसका? नॉलेजेबल का। नॉलेजेबल आप जानती हैं जिसको हम जानकार बोलते हैं। ठीक है, नॉलेजेबल, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा बताइए? स्मार्ट होगा, एजुकेटेड होगा, इग्नोरेंट होगा, या फिर वाइस होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का? व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेजेबल। तो नॉलेजेबल का दोस्तों विलोम हो जाएगा यहाँ पर इग्नोरेंट। नॉलेजेबल मीन्स होता है आपका जानकार, और इग्नोरेंट मीन्स होता है अनजान या अनभिज्ञ जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ मिटिगेट। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको विलोम बताना है, किसका विलोम बताना है? मिटिगेट का। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई, रिलीव, सूद, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर के लिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? मिटिगेट मीन्स आपको पता होना चाहिए, मिटिगेट मीन्स क्या होता है?
मिटिगेट का मतलब होता है दोस्तों आपका रेड्यूस कह सकते हैं या कह सकते हैं डिक्रीज, यानी कि कम करना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? कम करना होता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, मिटिगेट यानी कि आपका रेड्यूस कर सकते हैं, रेड्यूस। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं डिक्रीज कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे मिटिगेट मीन्स कम करना। तो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर? विलोम पूछा गया है। तो कम करने का विलोम क्या हो जाएगा? ज़्यादा, यानी कि तेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, इंटेंसिफाई की बात करें तो इंटेंसिफाई होगा, रिलीव होगा, सूथ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटेंसिफाई। ठीक है, इंटेंसिफाई का मतलब होता है फास्ट, यानी कि तेज। ठीक है, रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ राहत देना होता है। ठीक है, आप जानती हैं। सूत का मतलब क्या होता है? सूत मीन्स होता है हकीकत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटेंसिफाई। मिटिगेट मीन्स कम करना, इंटेंसिफाई मीन्स तेज या फास्ट। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है दोस्तों। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रोबस्ट? चलिए आंसर कीजिए। रोबस्ट का जो है आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। चलिए आंसर कीजिए। वीक, स्ट्रॉन्ग, डेलिकेट, फ्रेजाइल। क्या हो जाएगा रिवर्स्ड का? रिवर्स्ड मीन्स होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है इसका मतलब। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ठीक है, और इसका अगर आपको एंटेनिम्स पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटेनिम्स इसका? रिवर्स्ड का वीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ टेडियस? चलिए टेडियस का आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन देखिए, बोरिंग, फन, इंटरेस्टिंग, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का राइट आंसर? टेडियस। बताइए क्या हो जाएगा? टेडियस मीन्स, टेडियस मीन्स होता है दोस्तों, क्या होता है? थकाऊ कह सकते हैं, उबाऊ कहते हैं। ठीक है, बोरिंग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर फन की बात करें तो फन मीन्स होता है मज़ा या मनोरंजन, और इंटरेस्टिंग मीन्स होता है दिलचस्प। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, टेडियस मीन्स होता है आपका बोरिंग। ठीक है, उबाऊ, थकाऊ कह सकते हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपने जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में आपको जो है कैलेंडर की जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होता है बताइए? कैलेंडर जो है ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैलेंडर जो है इसमें हमेशा जो है ए आता है, DAR आता है। ठीक है, कई जो है यहाँ पर ई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा कैलेंडर की जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर? CALENDAR होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई नहीं करेंगे। ठीक, क्लियर है? कैलेंडर आप जानती हैं, अ चार्ट और सीरीज ऑफ पेजेस शोइंग द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। तो आप जानती हैं जिसको हम कैलेंडर बोलते हैं। तो स्पेलिंग याद रखेंगे, CALENDAR। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर बताना है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है बिगनिंग की। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? बिगनिंग की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो बिगनिंग की जो स्पेलिंग होती है उसमें डबल एन एक साथ होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर पहले वाले में देखिए डबल एन तो है इसमें, लेकिन एक साथ नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए डबल एन है, वो भी साथ नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 एन यहाँ पर साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिगनिंग मीन्स होता है शुरुआत। ठीक है, यहाँ पर एन जो है आपके 3 है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको 2 एन साथ में होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लेटर? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर पत्र का प्रकार नहीं है, काइंड ऑफ लेटर, इनके लेटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखिए, वर्बल, फॉर्मल,
पर्सनल या फिर बिजनेस। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लेटर, यानी कि पत्र का प्रकार, लेटर का कौन सा यहाँ पर प्रकार नहीं है। देखिए बिजनेस लेटर होता है, ठीक है, पर्सनल लेटर होते हैं, ठीक है, फॉर्मल होता है, तो यहाँ पर आपका वर्बल लेटर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका जो है फॉर्मल लेटर्स और आपके इनफॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। जैसे आपका फॉर्मल लेटर की बात करें जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र बोलते हैं, और इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मल लेटर की बात करें तो फॉर्मल लेटर आपका, जैसे आपका बिजनेस लेटर जो है क्या है, फॉर्मल है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो पर्सनल लेटर है किस में आ जाता है, पर्सनल आ जाता है आपका इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा कि लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, यानी कि जो शिकायती पत्र होते हैं वो किस में आते हैं, तो शिकायती पत्र भी किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर में आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका लेटर टू द एडिटर पूछा जाता है, एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है, ठीक है, एडिटर, तो एडिटर को पत्र जो है ये किस में आता है आपका, ये भी आपका फॉर्मल लेटर में आएगा, ठीक है। जैसे आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रार्थना पत्र है, ये भी आपका फॉर्मल लेटर में आएगा, ठीक है। ऑफिशियल लेटर जो कार्यालयी पत्र होते हैं, ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, इन दोनों से पूछा जाता है। इनफॉर्मल की बात करें, इनफॉर्मल में आपके इन्विटेशंस आ जाएंगे, पर्सनल लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, और फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव्स को हम जो पत्र लिखते हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल लेटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर्स पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल लेटर में, औपचारिक पत्र में कौन कौन से आते हैं, एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, ठीक है, और जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, ठीक है, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, लेटर ऑफ द एडिटर, और इनफॉर्मल में क्या आ जाएंगे, इन्विटेशंस, पर्सनल लेटर, ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है दोस्तों आपको, विच लेटर इज फॉर्मल टाइप। चलिए यहाँ पर कौन सा लेटर जो है फॉर्मल टाइप में है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए मदर, फ्रेंड, द एडिटर, सन, ये तो सब आपकी किस में आ गए, मदर, फ्रेंड और सन, ये किस में आ गया आपके, इनफॉर्मल में आ गए। तो फॉर्मल में आपका एक ही है, द एडिटर। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो एडिटर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, द लाइन पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन। चलिए आंसर कीजिए, द स्टडी ऑफ पोइट्री, कल्चर ऑफ एनार्की, मॉडर्न पेंटर्स, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। आपको आंसर करना है दोस्तों, द लाइन पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म। तो एक दोस्तों कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द फेमस फ्रेज पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन द स्टडी ऑफ पोइट्री, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपका है द स्टडी ऑफ पोइट्री से, और ये स्टडी ऑफ पोइट्री जो है दोस्तों ये एक ऐसे है दोस्तों, किसका ऐसे है, किसका ऐसे है बताइए, मैथ्यू अर्नोल्ड का, किसका है, मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये पूछ लिया जाएगा कि द स्टडी ऑफ पोइट्री जो है ये कब आया था, इनका 1880 में आया था, 1880 में, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म, ये आपका कहाँ से लिया गया है, द स्टडी ऑफ पोइट्री से लिया गया है। द स्टडी ऑफ पोइट्री जो है दोस्तों ये ऐसे है, एन ऐसे रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और पब्लिश कब हुआ था, 1880। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द इलेजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लो, ठीक है, ये बात हो रही है आर्थर ह्यू क्लो की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन मेमोरियम, थायरिसिस, मॉड, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, द इलेजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लो। कौन सी दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है किसकी डेथ पर जो है, यानी कि आर्थर ह्यू क्लो की डेथ में कौन सा जो है इन्होंने इलेजी लिखा था, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा थायरिसिस, ठीक है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
थेरेसिस, ठीक है। थेरेसिस पोएम रिटन बाय मैथ्यू अर्नल्ड एंड द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लॉ, ठीक है। यानी कि आर्थर ह्यू क्लॉ की याद में इन्होंने कौन सा जो है दोस्तों इलेजी लिखा था, थेरेसिस लिखा था दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए, इन मेमोरियम की बात करें तो इन मेमोरियम आप जानते हैं इन मेमोरियम किसका वर्क है, ये है आपका टेनिसन का वर्क है इन मेमोरियम, ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कब आया था ये पूछा जाता है इन मेमोरियम, ये आया था 1850, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मॉड की बात करें तो मॉड जो है ये भी टेनिसन का ही है वर्क, तो टेनिसन का ये दोस्तों एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मॉड ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछा जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग टेनिसन का, तो ध्यान रखेंगे मॉड, ठीक है। क्लियर है। कब आया था ये पूछा जाता है, ये आया था 1855 में, ठीक है, 1855 में। क्लियर है। थेरेसिस की बात करें, इसको भी नोट कर लेंगे, ये कब आया था, ये आया था 1865। क्लियर है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। मैथ्यू अर्नल्ड ने आर्थर ह्यू क्लॉ यानी कि इनका दोस्त था, तो इनकी याद में कौन सा इन्होंने लेजी लिखा था, तो वो लिखा था थेरेसिस, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, डेथ एंड द गुड सिटीजन इज अ फेमस पोएम बाय। आपको बताना है डेथ एंड द गुड सिटीजन जो है ये फेमस पोएम है, किसकी फेमस पोएम है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। डेथ एंड द गुड सिटीजन इज अ फेमस पोएम बाय, क्या हो जाएगा राइट आंसर, निजी ए के रामानुजन, इम्तियाज धारकर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों। आंसर करिए क्या हो जाएगा इसका। ये पोम याद रखनी है आपको, इसका नाम याद रखना है, डेथ एंड द गुड सिटीजन। तो ये पोम किसकी है, किसने लिखी है ये पोएम, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए के रामानुजन, ठीक है। ए के रामानुजन की पोएम है दोस्तों ये, डेथ एंड द गुड सिटीजन, ठीक है। इनके अन्य वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, द स्टाइडर्स इनका वर्क है, ठीक है। स्पीकिंग टू शिवा हो गया, ठीक है। पोएम्स ऑफ लव एंड वॉर हो गया, सेकंड साइट हो गया, रिलेशंस हो गया, ये सारे इन्हीं के वर्क्स हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, इन विच ईयर डिड टी.एस. इलियट पास अवे। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। टी.एस. इलियट की डेथ कब हुई थी आपको बताना है, 1965, 1967, 69 या फिर 71। टी.एस. इलियट मैंने बता रखा था आपको, टी.एस. इलियट का इनका जन्म और जो मृत्यु है वो बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बॉर्न से आपको याद आ जाएगा, इनका जो जन्म हुआ था टी.एस. इलियट का वो हुआ था दोस्तों 1888 में, 1888 में जन्म हुआ था टी.एस. इलियट का। और डेथ की बात करें तो डेथ हुई थी इनकी, कब हुई थी, 1965, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन जो है आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। 15 है दोस्तों, व्हाट इज द टाइटल ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। आपको बताना है, टाइटल बताना है डब्ल्यू.बी. ईट्स की ऑटोबायोग्राफिकल वर्क का। चलिए बताइए कौन सा वर्क है डब्ल्यू.बी. ईट्स का ऑटोबायोग्राफिकल। द टावर, द वाइल्ड स्वान्स एट कुल एंड द सेलेटिक टुलाइट एंड रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे डब्ल्यू.बी. ईट्स का जो ऑटोबायोग्राफी का वर्क है उसका टाइटल है दोस्तों क्या है, रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का, ठीक है। रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ये जो है ऑटोबायोग्राफी का वर्क है किसका, डब्ल्यू.बी. ईट्स का, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों। 16 है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज अ लाइन फ्रॉम द प्रेल्यूड, द वर्ड इज टू मच विथ अस, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, नन ऑफ दीज। चलिए कई बार आपने पढ़ा होगा, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, क्या मतलब होता है इसका, हमें प्रकृति में बहुत कुछ चीज़ें अपनी लगती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। प्रकृति में हमें बहुत कम चीज़ें अपनी लगती हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स,
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ये लाइंस कहाँ से हैं आपकी, द वर्ड इज टू मच विथ अस। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये अपनी इसको अच्छे से याद रखना है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, ठीक है, हमें प्रकृति में बहुत कम चीज़ें अपनी लगती हैं। तो ये कहाँ से ली गई हैं दोस्तों, द वर्ड इज टू मच विथ अस। पूछ लिया जाएगा ये क्या है दोस्तों, ये एक सोनेट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे क्या है, एक सोनेट है, ठीक है। कब लिखा गया था इस सोनेट को, 1807 में, 1807 में लिखा गया था इसको। किसके द्वारा लिखा गया था, रिटन बाय, सभी जानते हैं आप, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है द वर्ड इज टू मच विथ अस जो है ये क्या है आपका, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्क जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है, ठीक है। पहला देखिए, द थॉर्न, बियॉन्ड, द इडियट बॉय, द प्रेल्यूड। चलिए आंसर कीजिए, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो देखिए द थॉर्न जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, बिल्कुल है, ठीक है। द इडियट बॉय भी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है, और द प्रेल्यूड आपने पढ़ाई है, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का हो गया, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर बियॉन्ड जो है दोस्तों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे, द डांस ऑफ यूनिक्स। चलिए ये तो आपने पढ़ा ही है, द डांस ऑफ यूनिक्स हैज़ बीन रिटन बाय सरोजिनी नायडू, कमला दास, नजीम इज़िकिल या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, द डांस ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स का मतलब क्या होता है, हिजड़े, यानी कि जो हिजड़े होते हैं उनके डांस को यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब होता है हिजड़ों का डांस, यानी कि हिजड़ों का नृत्य। ये किसने लिखा है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है इसको। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, 18 का कमला दास, ठीक है। ध्यान रखेंगे, द डांस ऑफ यूनिक्स जो है, यानी कि इसका मतलब होता है हिजड़ों का नृत्य जो है दोस्तों, ये किसने लिखा है, ये लिखा है दोस्तों, पोयम किसने लिखी है, कमला दास ने, ठीक है। और इस पोयम से आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाएगा कि ये पोयम जो है इनकी कब पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये पब्लिश हुई थी तो 1965 में पब्लिश हुई थी। किस में आई थी ये, समर इन कलकत्ता में, ठीक है, समर इन कलकत्ता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए कमला दास के बारे में मैंने आपको सारे वर्क्स बताए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करेंगे। 19 है दोस्तों, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ नजीम इज़िकिल इज। फर्स्ट लिटरेरी वर्क बताना है नजीम इज़िकिल का। ऑप्शन देखिए, मॉर्निंग वॉक और टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 19 का, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ नजीम इज़िकिल। तो राइट आंसर हो जाएगा अ टाइम टू चेंज, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, अ टाइम टू चेंज, क्लियर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अ टाइम टू चेंज। कब आया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, ये आया था आपका, कब आया था बताइए, 1952 में, 1952 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला इनका जो है ये क्या है, पहला इनका कलेक्शन है पोइट्री का, ध्यान रखेंगे। ये मैंने पोइट्री कलेक्शन इनके बता रखे हैं आपको, सारे ध्यान रखने हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सरोजिनी नायडू। चलिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन जो है, सरोजिनी नायडू ने कौन सी रचना नहीं की इनमें से, नॉट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, देखिए, द इंग्लिश क्वीन, टू माई फेरी फैंसीज, इफ़ यू कॉल मी, सॉन्ग्स ऑफ राधा। तो देखिए सरोजिनी नायडू के सारे वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्क जो है सरोजिनी नायडू का नहीं है। देखिए दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ राधा, जो राधा है दोस्तों ये तो है, सरोजिनी नायडू का वर्क है सॉन्ग्स ऑफ राधा। इफ़ यू कॉल मी, ये भी सरोजिनी नायडू का वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर टू माई फेरी फैंसीज, ये भी जो है दोस्तों सरोजिनी नायडू का वर्क है। तो आंसर हो जाएगा आपका द इंग्लिश क्वीन, ये जो है सरोजिनी नायडू का वर्क नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों जो हैं सरोजिनी नायडू के वर्क्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, प्लेस
वेयर वाइन इज मेड। आपको बताना है दोस्तों प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ पर शराब बनती है, जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं हम, बताइए। बेकरी बोलते हैं, किन बोलते हैं, या फिर आपका टैनरी बोलते हैं, या आपका ब्रेवरी बोलते हैं। क्या हो जाएगा बताइए। मैंने पहले बता रखा है आपको, जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं ब्रेवरी। ठीक है, जहाँ शराब बनाई जाती है उसको ब्रेवरी बोलते हैं। टैनरी किसको बोलते हैं, टैनरी। टैनरी बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर लेदर का काम होता है, जहाँ पर लेदर बनाया जाता है, चमड़ा बनाया जाता है जहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चमड़ा लेदर जहाँ पर बनाया जाता है उसको बोलते हैं टैनरी। और किन की बात करें तो किन आप जानते हैं जहाँ पर ईंटें बनती हैं, ठीक है, ब्रिक्स बनती हैं जहाँ पर, ठीक है, ब्रिक्स बनती है जहाँ पर ईंटें बनती हैं, जहाँ उसको बोलते हैं किन। और बेकरी को आप जानती हैं, बेकरी जहाँ पर आपका केक वगैरह बनता है, केक पेस्ट्री वगैरह जहाँ पर बनाई जाती है। ठीक, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रेवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। द स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए पक्षियों का अध्ययन क्या बोलते हैं, बताइए। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, या फिर आपका पेडागोजी बोलते हैं। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। द स्टडी ऑफ बर्ड्स दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्कियोलॉजी आप जानते हैं, स्टडी ऑफ, बताइए, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म का अध्ययन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ, बताइए, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, यानी कि कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर पेडागोजी आप जानती हैं, पेडागोजी होता है आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि पढ़ाने की कला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान में रखने हैं चारों। ठीक है, आर्कियोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी हो गया आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स, एंटोमोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ इंसेक्ट, और पेडागोजी हो गया आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आपकी क्या है, एंटोनिम्स बताना है आपको, विलोम बताना है तीसरे और चौथे में। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ आपका कंसीट। तो कंसीट का जो है क्या बताना है आपको, विलोम बताना है। चलिए आंसर कीजिए क्या होगा, रिवील होगा, मॉडेस्टी होगा, हिडन होगा, या फिर आपका डिसीट होगा। क्या हो जाएगा बताइए। कंसीट, कंसीट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कंसीट मीन्स क्या होता है, कंसीट मतलब होता है प्राइड। ठीक है, क्या है, प्राइड होता है इसका मतलब, यानी कि घमंड कह सकते हैं, एरोगेंस कह सकते हैं, कंसीट। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कंसीट यानी कि प्राइड का क्या हो जाएगा, बताइए, घमंड। इसका विलोम हो जाएगा मॉडेस्टी। ठीक है, शालीनता, मॉडेस्टी मीन्स क्या होता है, शालीनता। ठीक है, रिवील की बात करें तो रिवील आप जानते हैं, रिवील का मतलब होता है उजागर कर देना, या फिर हम जिसको बोलते हैं डिस्क्लोज कहते हैं जिसको हम। ठीक है, डिस्क्लोज, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उजागर कर देना, रिवील कर देना। ठीक है, हिडन की बात करें तो हिडन मीन्स छिपा हुआ, आप जानती हैं। और डिसीट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखा। ठीक है, क्या होता है, धोखा। ठीक है, पेन प्रॉपर नहीं चल रही, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक, ठीक है, डिसीट मीन्स क्या होता है, धोखा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 का आंसर करना है। 4 में भी आपको क्या बताना है, 4 में भी आपको दोस्तों एंटोनिम बताना है, किसका, वर्डेंट का। चलिए वर्डेंट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। क्या हो जाएगा बताइए, फिकंड होगा, रिबेलियन होगा, या फिर इनर्ट होगा, या फिर बैरन होगा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्डेंट। वर्डेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, वर्डेंट का मतलब होता है फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम, उपजाऊ का क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। 4 का राइट आंसर, वर्डेंट मीन्स होता है फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों बैरन यानी कि आपका
इनफर्टाइल जिसको हम बोलते हैं, बैरन यानी कि अनुपजाऊ। ठीक है, क्लियर है। तो बी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। बाकी आप बात करें रिवेलियन की, तो आप जानती हैं इसका मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, जिसको हम सेडिशन भी कहते हैं। ठीक है, आपका इनर्ट का जो है इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर चारों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्डेंट मीन्स आपका फर्टाइल, उपजाऊ, और इसका एंटोनिम पूछा गया था तो बैरन हो जाएगा यानी कि इनफर्टाइल। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताने हैं, पर्यायवाची बताने हैं। 5 में आपको बताना है दोस्तों, 5 में अपटेक। चलिए अपटेक का बताना है आपको पर्यायवाची, क्या हो जाएगा बताइए। डिनाइल होगा, रिजेक्शन होगा, रिसेप्शन होगा, या फिर नन ऑफ दीज। अपटेक का मतलब क्या होता है, अपटेक का मतलब होता है दोस्तों क्या करना, ग्रहण करना। ठीक है, अपटेक मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना। तो क्या हो जाएगा इसका, डिनाइल और रिजेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, रिसेप्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इसके एंटेनिम्स पूछे जाएंगे अपटेक के, तो तब एंटेनिम्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, विलोम पूछा जाएगा तो तब आपके ये दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका सिनोनिम्स पूछा है, पर्यायवाची पूछा है अपटेक का, तो यहाँ पर हो जाएगा रिसेप्शन। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करना है। यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना है दोस्तों परफिडियस का। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, परफिडियस का आपको पर्यायवाची बताना है। लॉयल होगा, नेस्ट होगा, रिलायबल होगा, या फिर आपका ऑप्शन डी जो है आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। ये आपका ट्रेचरस हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है विश्वासघाती। ठीक है, धोखेबाज, विश्वासघाती बोलते हैं परफिडियस। तो इसका क्या हो जाएगा, पर्याय क्या हो जाएगा, ट्रेचरस हो जाएगा। ट्रेचरस मीन्स भी आपका क्या होता है, धोखेबाज, विश्वासघाती होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए 7 नंबर, यहाँ पर आपको आंसर करना है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है 7 और 8 में। तो 7 में आपको दोस्तों प्रिविलेज का जो है क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, प्रिविलेज। चलिए बताइए क्या हो जाएगा प्रिविलेज का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है दोस्तों, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। ठीक है, विशेषाधिकार होता है। तो यहाँ पर प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी करेक्ट, PRIVILEGE होगा। ठीक है, प्रिविलेज। तो 7 का आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। PRI, VI, प्रिविलेज, LEG। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 8 में आपको फिर करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ठीक है, किसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको यहाँ पर 8 नंबर में, बताइए। अमेचर की। तो अमेचर की यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है बताए ना, क्या हो जाएगा, AMATURE, AMATEUR, या AMATUER, या फिर AMITEUR। क्या हो जाएगा, अमेचर। शौकिया कहते हैं जिसको, अमेचर, शौकिया। तो अमेचर में दोस्तों EUR आता है, EUR। तो देखिए यहाँ पर EUR की स्मार्ट, सभी में EUR है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें है EUR, ठीक, इसमें नहीं है, इसमें है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि क्या हो जाएगा राइट आंसर 8 का। 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अमेचर, अमेचर मीन्स होता है शौकिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। 9 है दोस्तों, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में दोस्तों अभी बताया था, अनौपचारिक पत्र में विथ लव हम कहाँ पर यूज करते हैं, क्लोजिंग, ओपनिंग, हेडिंग, या फिर बॉडी। क्या हो जाएगा, डेट एंड एड्रेस मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो भी आपको मैंने बताया था, नीचे क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग में करते हैं विथ लव का प्रयोग। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। 10 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम गिवन टू डेट एंड एड्रेस एट द टॉप इन अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, डेट एंड एड्रेस को क्या नाम देंगे हम,
फॉर्मल लेटर में, या क्या कहेंगे हम फॉर्मल लेटर में, डेट एंड एड्रेस को जहाँ पर हम लिखते हैं, यानी कि लेटर के किस पार्ट में लिखते हैं हम, ये पूछा गया है सीधे सीधे। ठीक, तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हेडिंग बोलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए दोस्तों, विच इज द फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आपको फर्स्ट चिल्ड्रन बुक बतानी है रस्किन बॉन्ड की। ऑप्शन देखिए, एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, डस्टन, द माउंटेन एंड नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 11 का? विच ऑफ द फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो फर्स्ट चिल्ड्रन बुक कौन सी है रस्किन बॉन्ड की? तो राइट आंसर हो जाएगा द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्लू अम्ब्रेला। कब आया था ये? 1980 में। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने जो है आपको रस्किन बॉन्ड्स के सारे वर्क बताए हैं रस्किन बॉन्ड के। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ हो गया, ठीक है, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स हो गया, द ब्लू अम्ब्रेला हो गया, एंग्री रिवर, ठीक है, ये भी आपका रस्किन बॉन्ड का वर्क है। ठीक है, आपका एंग्री रिवर कब आया था? एंग्री रिवर मैंने बताया था आपको, ये आया था 1972 में, 1972 में आया था एंग्री रिवर। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, लुकिंग फॉर द रेनबो। काफ़ी सारे वर्क्स हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड के, तो आपने सारे इनके वर्क्स अच्छे से देख लेने। क्लियर है? साथ ही साथ इनका जन्म पूछा जाता है रस्किन बॉन्ड का, तो ये इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1934 में हुआ था। ठीक है, 1934 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, विच इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड टू टेल्स हिज स्टोरीज अबाउट हिज ओवन पास्ट। यानी कि रस्किन बॉन्ड ने अपने ओवन पास्ट के बारे में जो है एक कैरेक्टर क्रिएट किया था। ठीक है, तो कौन सा किया था? रस्टी हो गया, राकेश, बिन्या या फिर रिचार्ड। तो राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? विच द नेम ऑफ द कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड टू टेल हिज स्टोरीज। यानी कि रस्किन बॉन्ड की ओवन पास्ट पर जो स्टोरीज के लिए उन्होंने जो कैरेक्टर क्रिएट किया, उसका नाम है दोस्तों क्या है? रस्टी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आपने रस्किन बॉन्ड की जो है रस्टी सीरीज देखी होगी। ठीक है, मैंने बताया था इसके बारे में आपको। रस्टी सीरीज में आपकी रस्टी रन्स अवे हो गया, रस्टी कम्स होम, रस्टी गोज टू लंदन, ये सब मैंने बताए थे आपको। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, आपको आंसर करना है द नारायणपुर इंसिडेंट रिटन बाय। किसका वर्क है द नारायणपुर इंसिडेंट? अनीता देसाई, रस्किन बॉन्ड, शशि देशपांडे या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? द नारायणपुर इंसिडेंट। तो किसका वर्क है? 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शशि देशपांडे। ठीक है, द नारायणपुर इंसिडेंट जो है दोस्तों किसका वर्क है? शशि देशपांडे का है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शशि देशपांडे के सारे नोवेल्स बताए थे मैंने, सारे इनके वर्क्स बताए थे आपको। द डार्क होल्ड नो टेरर्स बताया था। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस बताया था। दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 में। ठीक है, स्मॉल रेमेडीज इनका वर्क है। ठीक है, और साथ ही साथ रूट्स एंड शैडोज मैंने बताया था। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम है। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं, सभी आपने ध्यान रखने। साथ ही साथ मैंने आपको बताए थे जो इनको अवार्ड्स मिले रहते हैं दोस्तों, जो राइटर्स हैं इनके अवार्ड्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। इन विच ईयर शशि देशपांडे रिसीव्ड पद्मश्री। शशि देशपांडे को पद्मश्री कब मिला था? 2007, 8, 9 या फिर 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा? मैंने बताया था आपको शशि देशपांडे को जो है पद्मश्री कब मिला था? 2009 में मिला था पद्मश्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे शशि देशपांडे को। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों 15 नंबर में, द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विथ। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू बी ईट्स या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। कोड हीरो टर्म जो है दोस्तों, ये किससे एसोसिएट है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? बताइए। कोड हीरो के बारे में मैंने बताया था आपको,
जिसको हम बोलते हैं नैतिक नायक। मूल अर्थ क्या समझेंगे? ऐसा नायक जो हार या मृत्यु के करीब होने पर भी गरिमा नहीं खोते, यानी कि अपनी डिग्निटी को नहीं खोते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोड हीरो। तो इसका जो है यूज जो है दोस्तों किसने किया था साहित्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का अर्नेस्ट हेमिंगवे। ध्यान रखेंगे कोड हीरो टर्म जो है किससे एसोसिएट है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। ध्यान रखेंगे कोड हीरो यानी कि नैतिक नायक, ठीक है, हिंदी में अर्थ इसका, ठीक है। और अर्नेस्ट हेमिंगवे के साहित्य में अक्सर देखा जाता है दोस्तों कोड हीरो को, ठीक है। मूल अर्थ बता दिया मैंने आपको, ऐसा नायक, ऐसा हीरो जो हार या मृत्यु के करीब होने पर भी अपनी डिग्निटी नहीं खोता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोड हीरो। अगला देखेंगे 16 नंबर में आपको आंसर करना है दोस्तों, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज नोवेल द सन ऑल्सो राइजेज। आपको ओरिजिनल टाइटल बताना है हेमिंगवे के नोवेल द सन ऑल्सो राइजेज का। चलिए आंसर कीजिए। ट्रू एंड फर्स्ट लाइट, फेस्टा, द गार्डन ऑफ ईडन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए 16 का? ओरिजिनल टाइटल बताना है दोस्तों द सन ऑल्सो राइजेस का। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा फेस्टा, ठीक है। ध्यान रखेंगे द सन ऑल्सो राइजेस नोवेल का जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? फेस्टा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के मैंने वर्क्स आपको बता रखे हैं सारे। द सन ऑल्सो राइजेस जो है इनका 1926 में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 1926 में आया था इनका, ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है। साथ ही साथ इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं। द ओल्ड मैन एंड द सीन का फेमस वर्क है, कई बार पूछा जाता है वहाँ से। द ओल्ड मैन एंड द सीन का 1952 में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए 17 नंबर, आंसर करना है आपने। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन टू हैव यूज्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द यक्षगान ट्रेडिशन इन हिज थिएटर। ऑप्शन देखिए, महेश दत्तानी, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर करिए 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन टू हैव यूज्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द यक्षगान ट्रेडिशन। यक्षगान ट्रेडिशन का थिएटर में किसने यूज़ किया था दोस्तों? किस राइटर ने यूज़ किया था यक्षगान ट्रेडिशन का? तो ये आप पूछा गया था पहले क्वेश्चन। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान ट्रेडिशन आप जानती हैं, ये एक ओल्ड डांस ड्रामा ट्रेडिशन है फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका का, यानी कि कर्नाटका का एक क्या है? एक ओल्ड डांस ड्रामा ट्रेडिशन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गिरीश कर्नाड आप जानती हैं दोस्तों, गिरीश कर्नाड के बारे में इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। ययाति हो गया, तुगलक हो गया, हाय वदना हो गया, नागमंडला हो गया, सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं गिरीश कर्नाड के। और इनको ज्ञानपीठ भी मिला था दोस्तों, ठीक है, इनको ज्ञानपीठ मिला था। कब मिला था ज्ञानपीठ? इनको ज्ञानपीठ मिला था दोस्तों 1998 में मिला था इनको ज्ञानपीठ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करेंगे। 18 नंबर है दोस्तों, फ्लावर्स इज अ शॉर्ट प्ले रिटन बाय। आपको बताना है फ्लावर्स जो है एक शॉर्ट प्ले है, इसको किसने लिखा है? महेश दत्तानी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, या फिर राजा राव। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा? 18 नंबर फ्लावर्स इज अ शॉर्ट प्ले रिटन बाय, आंसर हो जाएगा आपका गिरीश कर्नाड, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गिरीश कर्नाड हो जाएगा, ठीक है। फ्लावर्स जो शॉर्ट प्ले है दोस्तों किसने लिखा है इसको? गिरीश कर्नाड ने लिखा है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, आपने आंसर करना है। गैब्रियल ऊक इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज नोवेल। तो हार्डी के किस नोवेल में एक कैरेक्टर है दोस्तों? गैब्रियल ऊक। आंसर करेंगे अ पेयर ऑफ ब्लू आइजेस, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, या फिर द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो यहाँ पर राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का राइट आंसर हो जाएगा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ठीक है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में कैरेक्टर है दोस्तों गैब्रियल ऊक, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गैब्रियल ऊक जो है ये कैरेक्टर आपके फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में है, ठीक है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड कब आया था दोस्तों? ये आया था 1874 में। कब आया था? 1874 में आया था, ठीक है। इसके साथ साथ पूछा जाता है थॉमस हार्डी के वर्क्स में दोस्तों, जैसे आपका द रिटर्न ऑफ नेटिव है, कब आया था? ये 1878 में आया था। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पूछा जाता है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा है, 1886, ठीक है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886, ठीक है।
साथ ही साथ आपका पूछा जाता है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये आया था 1873 में, 1873। ठीक है, तो इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गैब्रियल ओक जो है किस में है कैरेक्टर, फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आपने आंसर करना है। इन द नोबल द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल हेंचार्ड्स वाइफ। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 का। इन द नोबल द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल हेंचार्ड्स वाइफ। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 20 का। माइकल हेंचार्ड जो है दोस्तों मेयर ऑफ कास्टाब्रिज में जो है क्या है, प्रोटैगोनिस्ट है, यानी कि ये क्या है, हीरो है मेयर ऑफ कास्टाब्रिज का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, वाइफ का नाम पूछा गया है माइकल हेंचार्ड की, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सुसान। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज में माइकल हेंचार्ड की वाइफ का नाम क्या है, सुसान है। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।